नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BPAG 173 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BPAG जो 173 है, ये इलेक्ट्रॉनिक शासन से संबंधित है और इस PDF पे टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन है जिसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जहां हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे शॉर्ट में हम ICT बोलते हैं। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के प्रकार की चर्चा कीजिए। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो यूज़ है ये हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो आज के टाइम की ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उस सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है यानी कि जो संचार प्रणाली है वो बहुत सरल हुई है और बहुत प्रभावी हुई है। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो आज के टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। इन सब की वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो हमें संदेश पहुँचाने हैं, ये बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे यूज़ जो है वो शासन में भी किया जा रहा है, यानी कि हमारे देश के चलाने में भी किया जा रहा है, एजुकेशन में भी किया जा रहा है, हेल्थ सिस्टम में भी किया जा रहा है, व्यापार यानी कि कॉमर्स में भी किया जा रहा है, और सोशल डेवलपमेंट यानी कि समाज के विकास के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो कोई सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में इसके अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि हम इसे यहाँ पर समझेंगे। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में ICT का यूज़ कैसे हो रहा है, तो आज के टाइम पे जो ई-लर्निंग हो रही है, ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, ये सारे जो हैं शिक्षा में ICT का यूज़ ही है। आज विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आज विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा बहुत कम कीमत पर और बहुत प्रभावशाली शिक्षा जो है वो उपलब्ध हो रही है। आज अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चंद सेकंडों में वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरीके से एजुकेशन में हो रहा है। अब अगर हम हेल्थ सेक्टर में बात करें तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने चिकित्सा सेवाओं को भी बेहतर बनाया है। आज के टाइम पे टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, ऑनलाइन सलाह की सुविधाएं मरीजों और डॉक्टरों के बीच की दूरी को कम कर रही हैं। आज बहुत सारे ऐप इस तरीके के चल गए हैं जिसके माध्यम से जो मरीज़ हैं और जो डॉक्टर हैं वो एक दूसरे से बड़े पैमाने पर कनेक्ट हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ICT का यूज़ गवर्नेंस में कैसे होता है, यानी कि शासन को चलाने में कैसे होता है। तो ICT का जो यूज़ है शासन को चलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। सरकार नागरिकों को बहुत सारी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये आधे से ज़्यादा प्रोसेस का ऑनलाइन ही है। भूमि अभिलेख, कर का भुगतान, शिकायत निवारण, ये सब चीज़ें आज बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। इससे प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी आती है, जवाबदेहिता बढ़ती है, इसके साथ साथ व्यक्ति का समय भी बचता है। जो काम करने के लिए पहले दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उनमें से बहुत सारे काम आज के टाइम पर जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से शासन में जो है ICT का यूज़ हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य की अगर बात करोगे तो आज ई-कॉमर्स के कोर्स चल रहे हैं बहुत सारे, ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, डिजिटल भुगतान कर रहे हो आप फ़ोन पे और भीम पे या फिर UPI ऐप जितने भी हैं, ये सब डिजिटल भुगतान कर रहे हो आप। इससे व्यापारिक लेन देन आज तेज हुआ है, सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ है। बड़े पैमाने पर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो पहले के मुकाबले बढ़ी हैं और लोगों की इनकम भी बढ़ी है। इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी ICT का यूज़ किया जा रहा है। आज किसानों को मौसम की जानकारी प्राप्त करनी हो या बाजार मूल्य प्राप्त करना हो, उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी हो, ये सब वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की अवेयरनेस भी बढ़ी है और उनकी इनकम भी बढ़ी है। संचार के क्षेत्र में अगर कम्युनिकेशन के सेक्टर में देखें तो आज मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर ही रहे हैं हम, ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया किसी से बचा ही नहीं है। इससे पूरे वर्ल्ड के लेवल पर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो ICT है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आधुनिक समाज के विकास का आधार बन चुकी है। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मजबूत हुआ है, सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं और नागरिकों का जो जीवन स्तर है ये भी अच्छा हो रहा है।
आईसीटी का जो यूज़ है ये आगे चलकर हमारे देश के शासन को भी मजबूत करता है और लोगों के विकास को भी बढ़ावा देता है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया कि भाई आईसीटी का जो यूज़ है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी वे में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि हम इसके लिए किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आईसीटी, प्रशासन को लोक सेवाओं के कुशल और प्रभावी वितरण द्वारा नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करती है, जांच कीजिए। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, आज बड़े पैमाने पर जो प्रशासन है वो लोक सेवाओं यानी कि जनता की सेवाओं को कुशल और प्रभावी तरीके से नागरिकों तक पहुंचा रहा है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को क्या वो पूरा कर पा रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से? अगर ऐसा है तो बताइए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यानी कि आज के टाइम पर जो सरकार है उसकी जो जिम्मेदारी हमारे प्रति बनती है, क्या उसमें आईसीटी रोल अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली कर रहा है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो पक्का कर रहा है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने आज प्रशासनिक कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज का युग डिजिटल युग है और ऐसे में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता यानी कि सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, जवाबदेहिता भी बढ़ी है। और ये सब किस वजह से बढ़ी है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से। आज सरकार नागरिकों को तेज, सरल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर पा रही है। किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से। बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं जिसमें सीधा पैसा जो है वो अकाउंट में आ रहा है, कहीं धक्के नहीं लगाने, कहीं बैंक के चक्कर नहीं काटने, सीधा पैसा जो है वो अब क्या है, अकाउंट में आ रहा है। आईसीटी के उपयोग से सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। आज आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, भूमि अभिलेख पे अपनी भूमि की स्थिति जांच करनी हो, पेंशन कर भुगतान देखना हो, अन्य सेवाओं के लिए आप सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने से बचते हैं। इससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। ई शासन के माध्यम से प्रशासनिक क्रियाएं जो हैं वो बहुत पारदर्शी हुई हैं। डिजिटल रिकॉर्ड रखने में भ्रष्टाचार में कमी आती है, अनियमितताओं में कमी आती है। नागरिक अपनी शिकायतों की स्थिति अब ऑनलाइन देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है और कहाँ तक पहुँचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आईसीटी जो सेवाएं वो पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि थोड़ी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर अभी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण लोगों तक ये सारी जो सुविधाएं हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आईसीटी निर्णय निर्माण प्रक्रिया को भी अच्छा बनाता है। आज डिजिटल डेटा और इन्फॉर्मेशन के आधार पर सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ बना रही है। आज आपदा प्रबंधन यानी कि आपदाओं को भी कंट्रोल करने में मदद मिली है, क्योंकि मौसम की जानकारी पहले से प्राप्त हो जा रही है, चक्रवातों की जानकारी पहले से प्राप्त हो जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में तो योगदान है ही। लेकिन आज डिजिटल विभाजन का मतलब यह है कि कुछ क्षेत्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं और कुछ क्षेत्रों तक अभी टेक्नोलॉजी की कोई पहुँच नहीं है। तो इससे डिजिटल विभाजन भी पैदा हुआ है। शहरों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा हैं, इंटरनेट की सुविधाएं अच्छी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप बात करोगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं यहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है, जिससे डिजिटल विभाजन पहुँचा है, डिजिटल विभाजन हुआ है देश में। लेकिन फिर भी सरकार का ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है टेक्नोलॉजी पहुँचाई जा सके। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, आईसीटी के माध्यम से सरकार प्रभावी तरीके से कुशलतापूर्वक अपनी सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आंध्र प्रदेश में ई पंचायत परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखो, ई पंचायत परियोजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य यह है कि पंचायत के कार्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए और पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए, दक्षता लाई जाए और पंचायतों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। आंध्र प्रदेश ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है और जो शुरुआती राज्य हैं उनमें से एक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ई पंचायत परियोजना का उद्देश्य यह है कि जो ग्राम पंचायत हैं वो पूरा का पूरा जो उनका प्रशासन है वो डिजिटली हो जाए और ग्रामीण नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अंतर्गत पंचायतों के जो वित्तीय अभिलेख हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण हैं, विकास योजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से पंचायती स्तर पर सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन संभव हुआ है। इससे अभिलेखों का रखरखाव आसान हुआ है और प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आई है।
नागरिक आज अलग अलग टाइप के जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो सेवाएं हैं, वो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। ई पंचायत परियोजना ने पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि की है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल रिकॉर्ड होने से जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत सारे पैसे पहले देने पड़ते थे अधिकारियों को। परियोजना का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ग्रामीण नागरिकों को जो सर्विसेज हैं उनके पास ही उपलब्ध हो जाती हैं। इससे उनका समय बचता है और लागत बचती है। यानी कि पहले जो पेपर बनवाने के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था, अलग अलग अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, वो कहीं ना कहीं टाइम में बचा है। शासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता है इससे। हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग और डिजिटल एजुकेशन जैसी जो चुनौतियां ये सामने आई हैं, फिर भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्किल्स सिखाई जाए और वहाँ तक टेक्नोलॉजी को पहुँचाया जा सके। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है टिप्पणी करने के ऊपर है। ठीक है, पेपर में आपके 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन पर आपको टिप्पणी करनी होगी। जिन भी क्वेश्चनों पे आप टिप्पणी करोगे वो 200 शब्दों में आप करोगे। जैसे यहाँ पर ई गवर्नेंस यानी कि ई शासन के मॉडल पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। तो ई गवर्नेंस का मतलब यह है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूज़ किया जाए शासन संबंधी सेवाओं को प्रदान करने के लिए। देखो भाई, अगर आपने 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो आप ये मान के चलो पूरा पेपर कर दोगे, क्योंकि लगभग फिर सभी क्वेश्चनों के आंसर एक जैसे होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो किताब है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के ऊपर ही है। तो ई शासन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हो आप किसके लिए? शासन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए। इसके प्रमुख मॉडल हैं G2C। G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार जो है अपने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करेगी, प्रमाण पत्र, कर भुगतान, शिकायत निवारण। फिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान किया जाएगा G2G में। तीसरा मॉडल है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। सरकार और व्यापारिक संस्थाओं के बीच में संपर्क, जैसे ई टेंडरिंग, ऑनलाइन लाइसेंस, ये सब सुविधाएं जो है सरकार दे रही है। यानी कि बहुत सारे टेंडर निकाले जाते हैं, विभिन्न विभागों के लिए लाइसेंस जो आवंटित किए जा रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं, इसे हम G2B रखते हैं। एक होता है G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो सेवाएं हैं जैसे वेतन, पेंशन, सेवा, ये सब ऑनलाइन हो रही हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये कुछ ई गवर्नेंस के क्या हैं? मॉडल हैं जिनका यूज़ करके प्रशासन को बेहतर से बेहतर किए जाने की कोशिश की जा रही है। ग्राम ज्ञान केंद्र पर टिप्पणी कीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। ग्राम ज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए स्थापित केंद्र हैं। इनका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनता को शिक्षा दी जाए, ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य के प्रति, कृषि के प्रति, रोजगार के प्रति और जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं इनके प्रति जानकारी प्रदान की जाए। यानी कि ग्राम ज्ञान केंद्रों का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जनता है, उन्हें लगातार सूचनाएं प्रदान की जाएं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कृषि से संबंधित, रोजगार से संबंधित और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी प्रदान की जाए। ग्राम ज्ञान केंद्रों में कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। किसान यहां से मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फसल उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा से संबंधित सामग्री और ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। ग्राम ज्ञान केंद्र डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ग्रामीण उन्नति में ग्राम ज्ञान केंद्र का एक महत्वपूर्ण रोल इस समय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि शहरी क्षेत्रों में जो ई शासन परियोजनाएं चल रही हैं इन पर टिप्पणी कीजिए। तो शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। आज शहरी क्षेत्रों की अगर आप बात करोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर शहरों में जाकर बस रहे हैं, वहाँ की रोजगार सुविधाओं की वजह से, वहाँ की शिक्षा सुविधाओं की वजह से, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से। और ऐसे में शहरों में ई शासन जो परियोजनाएं हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं ताकि नागरिकों को तुरंत के तुरंत और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें। ई शासन परियोजनाओं के अंतर्गत आज आप शहरों में देख रहे हो कि आप बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, पानी का बिल ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, भवन की अनुमति ऑनलाइन ली जा सकती है, कोई कंप्लेन है आपकी वो सब ऑनलाइन कर सकते हो आप। ये सब क्या है? शहरों में ई शासन परियोजनाएं चल रही हैं। इससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता। इवन पहले तो डोमिसाइल बनवाने के लिए भी आप बस ऑनलाइन अप्लाई कर दो, घर पे ही कर्मचारी आ जाते थे। इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, घर पे ही कर्मचारी आ जाते थे। यानी कि डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करवाई गई थी सरकार ने। हालांकि अब सरकार चेंज हो गई दिल्ली में, तो डोर टू डोर सर्विस तो बंद हो गई है। शहरी निकायों में बात करेंगे तो डिजिटल रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं,
ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है, नागरिकों को ज़्यादा ज़्यादा क्या है सहभागी बनाया जा रहा है। ई शासन के कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, जवाबदेहिता बढ़ी है। आज नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी शिकायत का स्टेटस क्या है ये भी जान सकते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। हालांकि साइबर सुरक्षा और जो लोगों को डिजिटली ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये कुछ चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में। इन चुनौतियों को पार पाकर हम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है ये और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ई कॉमर्स यानी कि ई व्यापार के लाभ पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये और इसके रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ई व्यापार या ई कॉमर्स की बात करते हो तो आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ई कॉमर्स का कोर्स कर रहे हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ई कॉमर्स का अर्थ क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना ई कॉमर्स में आता है। तो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेज़ गति से इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और वस्तुओं की खरीद बिक्री भी बढ़ रही है। यानी कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हम ये मान के चलेंगे ई व्यापार भी उतनी तेज़ गति से बढ़ेगा। ई व्यापार की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि उपभोक्ता घर बैठे भी किसी भी सामान को क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। इससे उसका समय बचता है और यात्रा बचती है और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिल जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि व्यापार बाजार तक पहुंच रहा है। व्यापारी अपने उत्पादों को स्थानीय सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेच सकते हैं। जहां से डिमांड आए वहां सामान की सप्लाई कर दो, इससे लोगों के लाभ भी बढ़ रहा है। ई व्यापार से क्या है, लागत कम आ रही है, दुकानों के किराए बच रहे हैं, कर्मचारियों और अन्य खर्चों में कमी आ रही है। इससे जो प्रोडक्ट हैं ये कॉम्पिटिटिव कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यानी कि सस्ते प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली की वजह से लेन देन भी तेज गति से हो रहा है, सुविधाजनक वजह से हो रहा है। ग्राहक अपने सामान को घर बैठे इंटरनेट पर अलग अलग प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं और उन्हें जो भी बेहतर लगे उस बेहतर विकल्प को अपने लिए चूज कर सकते हैं। ई व्यापार उपभोक्ताओं और व्यापारी दोनों को लाभ पहुंचा रहा है। इससे रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा हुए हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ है। हालांकि साइबर अपराध भी बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के बैंक से पैसे भी उड़ा लिए जाते हैं लिंक भेजकर। डाटा की सिक्योरिटी भी बड़ी समस्या है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कई बार डाउन होती है, दिखाया कुछ हो जाता है, कुछ होता कुछ और है। तो ये कुछ चुनौतियाँ तो हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ निगेटिव फैक्ट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI एक्ट जो 2005 में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसे लागू करने में जो इसकी कमियां हैं उनका विश्लेषण करना है। यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसकी कमियों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो सन 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था भारत में, ताकि प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, पारदर्शिता बढ़ सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें, सरकार अच्छे से शासन को बढ़ावा दे सके। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिक जो है वो सरकारी विभागों की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो RTI के दायरे में हैं। लेकिन फिर भी इस कानून के लागू करने में कई सारी कमियां मिलती हैं। पहली कमी तो यह है कि सूचना प्रदान करने में देरी है। कई विभाग जो निर्धारित सीमा है 30 दिन की, 31 दिन की, उसके भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोक सूचना अधिकारी हैं, उन्हें अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे सूचना देने में कठिनाई आती है। तो पहली कमी तो यह है कि इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त तुरंत की तुरंत नहीं कर सकते, इसमें भाई देरी लगती है। दूसरा, रिकॉर्ड प्रबंधन की खराब व्यवस्था है। बहुत सारे सरकारी ऑफिस अभी भी ऐसे हैं जो डिजिटली नहीं है, आज भी वहाँ पर पेपर पर ही काम होता है। तो ऐसे में सूचनाओं को खोजने में, पेपर इकट्ठा करने में, रजिस्टरों को खोजने में बहुत सारा समय लगता है। तीसरी समस्या यह है कि सूचना आयोगों में बहुत सारे मामले ऑलरेडी पेंडिंग हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पेंडिंग है जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। इसके अलावा नागरिकों को भी RTI के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में तो लोगों को इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। तो अधिकारों के बारे में अगर नहीं पता तो अधिकारों का प्रयोग ही कैसे किया जा पाएगा, ये भी बड़ी दिक्कत है। इस कमी को दूर करने के लिए जो हम उपाय कर सकते हैं वो उपाय ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उन्हें डिजिटली करना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द लोगों तक पहुँच सके। दूसरा, जितने भी लोक सूचना अधिकारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं इन सबको ना ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उन्हें इस अधिनियम के बारे में पता चल सके और उसके प्रावधानों को अच्छे से समझ सकें और अपने कार्य को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर रिक्त पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरना चाहिए ताकि उनकी क्षमता बढ़े, जो पेंडिंग मामले हैं वो जल्दी से जल्द निपट सकें। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, नागरिकों को RTI के अधिकार के बारे में बताना चाहिए और जो लोग RTI का अधिकार यूज़ कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए,
क्योंकि बहुत सा दिक्कत है हमारे देश में कि सरकार के ऊपर हाथ उठाने से पहले लोग बाग बहुत डरते हैं कि हाँ भाई हमें सरकार के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करें, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो उसका रीज़न ये है कि लोगों को अधिकारों के बारे में पता नहीं है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकारों के पता चलेगा उतने ही ज़्यादा सरकार के लिए आवाज़ उठेगी, और जितनी सरकार के लिए आवाज़ उठेगी उतने ही सरकार अच्छे से काम करेगी। निष्कर्ष ये निकलता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। हमें इसकी कमियों को दूर करना होगा और इसे अच्छे से प्रभावी बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टिप्पणी करने के ऊपर है, और ये टिप्पणी ये है कि ई शिक्षण पर टिप्पणी करो, यानी कि ई लर्निंग पर। तो ई लर्निंग का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो और शिक्षा प्रदान कर रहे हो। इसमें आप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब इसमें यूज़ की जाती है ई लर्निंग में। ई शिक्षण की अवधारणा शिक्षा का समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त करती है। ये नहीं कि हमें इस टाइम ही पढ़ना है, जब मर्जी तब पढ़ लो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिस मर्जी उस जगह पर पढ़ लो। विद्यार्थी किसी भी स्थान से किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं। विशेष रूप से जो एरिया दूरस्थ हैं, जहाँ पर क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षा का बढ़ावा मिल रहा है। ई शिक्षण का महत्व आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बढ़ता ही जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं वो बाहर जाने से बच रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग बच रही है, और वो घर बैठे बहुत सस्ते दामों पर अच्छे से अच्छे कोर्स को परचेज कर रहे हैं और अपने करियर को नई उड़ान दे रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान यानी कोविड-19 के बाद से अगर हम बात करें, ई लर्निंग का सेक्टर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है। आज स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय जितने भी हैं, यहाँ पर लगातार जो है इस लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन को पहुँचाया गया है। तो इस तरीके से ई लर्निंग ने कहीं ना कहीं साक्षरता को बढ़ावा दिया है। अगला है सिटीजन सर्विस डिलीवरी सेंटर्स, यानी कि नागरिक सेवा वितरण केंद्र पर टिप्पणी करनी है हमें। तो नागरिक सेवा वितरण केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं जहां नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि सरकारी सेवाओं को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर और ई सेवा केंद्र इसके उदाहरण हैं। आप जगह जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर देख सकते हैं, जन सेवा केंद्र देख सकते हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग अपने जो भी कार्य हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, बिजली का बिल भुगतान, बैंकिंग सेवाएं, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य होता है कि नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच की दूरी को कम करना और नागरिकों को उनके पास में ही सारी सुविधाएं प्रदान करना। नागरिक सेवा वितरण केंद्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, ताकि सेवाओं का वितरण तेज और प्रभावी रूप से पहुंच सके। इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है और लाल फीताशाही, यानी कि बड़े बड़े ऑफिसों के चक्कर काटे जा रहे हैं, फाइलों को आगे पहुंचाने में जो पैसा दिया जा रहा है वो सब बचता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि नागरिक सेवा वितरण केंद्र ई शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल सेवाएँ हैं वो प्रदान की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये सभी जो क्वेश्चन हैं 13 और 14, ये सभी जो क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।